Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is bar chart and its types. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं अपने डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स के साथ, डिफरेंट ग्राफ्स के साथ। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपने डाटे को रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये चार्ट्स होते क्या हैं। तो इनको हम डिटेल में पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So let's begin with the concept of bar chart. What is bar chart? A bar chart or bar graph is a chart or graph that present categorical data with rectangular bars with the height or length proportional to the values that they represent. बार चार्ट जो है उसको हम बार चार्ट भी कह सकते हैं, बार ग्राफ भी कह सकते हैं। ये ऐसा चार्ट या ग्राफ होता है जो कैटेगोरिकल डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चनियर्स हैं। ठीक है, एक सिंपल से आपको एग्जांपल दूं कि आपने क्वेश्चनियर का डाटा जो है वो फिल किया और आपने देखना है कि कितने लोगों ने, कितने मेल ने इसको फिलअप किया, कितने फीमेल्स ने किया। तो आप क्या करेंगे, आप ना बार चार्ट बना लेंगे। बार चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कितने ज़्यादा रिस्पॉन्डर्स जो थे वो आपके मेल थे और कितने ज़्यादा जो थे वो फीमेल थे। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डाटा जो होता है जिसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, हम उस डाटे को इजीली रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग बार चार्ट बना लेते हैं ताकि वो अच्छा भी लगे, हमारा डाटा रिप्रेजेंट हुआ हुआ। ठीक है, और जो है उसकी वैल्यू भी हो। इसके अलावा हमने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को जब हमने रिप्रेजेंट करना हो डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्सेज को, यानी कि अगर हमारे पास ऑप्शंस थे कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद था और आपके 8 ब्रांड्स आपने उस ऑप्शंस में रखे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में 8 ब्रांड्स को रखा हुआ था और आपका क्वेश्चन था कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट, आपने देखना है कि कितने परसेंट लोग किस ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आपने देखना है कि हम इसको ओवरऑल कंपाइल कर सकेंगे, हम ये कह सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वह इस ब्रांड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्या करें, आप उसका बार चार्ट बना लें ताकि आपको बार्स के थ्रू, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं या इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये डाटा आपको बार्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम उस तरह जो है डिफरेंट बार्स के थ्रू जब डाटा रिप्रेजेंट होगा तो वो अच्छे तरीके से हमें समझ लग जाएगी कि कौन से कितने लोग जो है वो किस ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास बार चार्ट होते हैं वो बार चार्ट हॉरिजॉन्टल भी हम लोग बना सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आपने डाटा को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है या वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर आप देखेंगे, अगर आप एज, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है एज के अकॉर्डिंग कि आपने डाटा कलेक्शन की है तो आपने देखना है कि कितने लोग जो हैं, आप कितने लोगों की एज जो है उन्होंने एज के अकॉर्डिंग किस तरह हमारा जो है ना वो क्वेश्चन ये फिल किया। हमें देखनी है कितने एज के लोगों ने कितने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन ये फिल किए हैं। तो आप देखेंगे यंगर देन 30, जो 30 से मतलब ऊपर थे, यानी कि 30 से कम थे, उन लोगों 19 पीपल ने आपके क्वेश्चन को फिल किया है। जो 30 से 39 थे उन्होंने 28 लोगों ने आपके क्वेश्चन को फिल किया है। जो 40 से 49 की एज में थे उन्होंने 57 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और जो 50 टू 59 हैं उनमें से 89 लोगों ने आपके क्वेश्चन को फिल किया। ठीक है, तो इस बार चार्ट से आपको क्लियरली समझ आ गई कि आपको ओवरऑल डाटा नहीं देखना पड़ा, आपने क्लियरली इन पार्ट्स को देखा, ये जो बार्स हैं इनको देखा और आपको समझ लग गई कि आपका डाटा जो है वो किस हद तक फिल हुआ है और आप जो क्वेश्चन पे देखना चाह रहे थे, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो आपको बहुत प्यारी तरह रिप्रेजेंट हो गई है, बहुत प्यारी तरह आपको दिखा दी गई है। तो ये पार चार्ट का एक बेनिफिट है कि हम जो डाटा है उसको इजीली जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक ब्यूटीफुल फॉर्म में। अब देख लेते हैं हम कि हमारे पास किस किस तरह के बार चार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल बार चार्ट। अ सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन सिंगल आइटम ऑफ डाटा। जो हमारे पास सिंपल बार चार्ट होता है जब वो सिंगल आइटम, सिर्फ एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, जिस तरह हमने एज का, तो एज क्या थी, सिर्फ एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रही थी वो। तो वो जब एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो डाटे की तो वो हमारे पास होता है सिंपल बार चार्ट। ठीक है, अब हम कह सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन सिलेक्टिव ईयर्स। हम किसी भी ईयर्स की जो मतलब 1990 से लेकर 1995 तक हमने अगर पॉपुलेशन देखनी है तो हमने सिर्फ पाकिस्तान की देखनी है, यानी कि एक सिंगल आइटम की हमने पॉपुलेशन देखनी है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर हमने वर्किंग देखनी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में 1995 में, सिर्फ 1995 में अगर हमने डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वर्किंग देखनी है तो क्या होगा कि 1995 में हम देख लेंगे कि हमारे पास बेशक 4 इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं यहाँ पे, तो हम 4 इंडस्ट्रीज़ का देख लेंगे बार थ्रो करके कि किस तरीके की उनकी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो वो सिंपल बार चार्ट होता है ये। जो सिंपल बार चार्ट है उसके हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक बार चार्ट बनाया है, इसमें हमने वीट प्रोडक्शन को देखा है। वीट प्रोडक्शन हमने देखनी है कि डिफरेंट ईयर्स में कितनी थी। अब 1991 में 75,000 केजी थी, और 1992 में 80,000 केजी थी, 1993 में 65,000 केजी थी, और 1924 में 93 थी, 1925 में 48 थी। अब देखें आपने जब ये ग्राफ देखा तो आपको ओवरऑल एक बहुत प्यारा सी रिप्रेजेंटेशन होगी आपके बार ग्राफ की, बार चार्ट की, कि आप वीट प्रोडक्शन को देख रहे हैं 1000 केजी में, और कौन कौन से ईयर्स हैं हमारे पास, 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स में उनकी कितनी प्रोडक्शन हुई है वो भी आपको क्लियर हो गई। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा होता है बार चार्ट्स का। अब देख लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप के मल्टीपल बार चार्ट क्या होते हैं। मल्टीपल बार चार्ट के अंदर क्या होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा जो है करेक्टरिस्टिक्स उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट बार्स में। आप उनको डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए अगर आपने यहाँ पर वीट प्रोडक्शन थी तो अगर हम वीट प्रोडक्शन के साथ उसका एरिया देखना चाहते हैं, या उसकी उस प्रोडक्शन पे इनकम देखना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी प्रोडक्शन की थी तो उसकी इनकम उनको कितनी आई, या उस एरिया और किस एरिया की प्रोडक्शन है उसको आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल बार चार्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने मल्टीपल ही चीज़ों को देखना है तो हम जो है वो मल्टीपल बार ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर हम एक ही ईयर में डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इस बार चार्ट को मल्टीपल बार चार्ट को क्लस्टर चार्ट भी कहते हैं। ये SPSS पर मोस्टली लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लस्टर चार्ट क्या है, तो वो मल्टीपल बार चार्ट को ही क्लस्टर चार्ट से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। उसको भी इंशाल्लाह हम लोग SPSS के एनालिसिस जब करेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो हम मल्टीपल बार चार्ट को डिफरेंट चीज़ों का कंपेरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जो हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ईजिली। फॉर एग्जांपल आप अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है कंट्री की उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सिंपल बार चार्ट होता तो हम या तो इंपोर्ट को एक रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सपोर्ट को करते। अगर हमने उसको इकट्ठा रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट ईयर्स में तो हम क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल बार चार्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स इन कंट्री, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया हमारी कंट्री में गुड्स की, यानी कि अगर हमने वीट की प्रोडक्शन देखी थी कितनी हो रही है तो हम उसके साथ बार्ले की देख सकते हैं, राइस की देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ही रिप्रेजेंटेशन करता है अगर हमने दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स पे अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करना हो, उसके ऊपर चार्ट बनाना हो। अब अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी मैंने कि वही वीट की ली थी कि प्रोडक्शन ऑफ वीट के साथ अगर हम एरिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि कौन से एरिया में किस एरिया में कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट ग्रीन कलर है वो एरिया ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और जो डार्क ग्रीन है वो वीट की प्रोडक्शन को शो कर रहा है, मतलब कि इस एरिया में ये एरिया हमारे पास, ठीक है, जो कि 2866 एकड़ एरिया था, उसके अंदर 51,588 जो है वो वीट की प्रोडक्शन हुई है। अब जो हमारे पास ये एरिया था यानी कि ये है 3233, इस एरिया में हमारे पास जो वीट की प्रोडक्शन हुई है वो 2229 हुई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये आ गया। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास एरिया वाइज अगर देखें तो हमारे पास जो ये वाला है ना 1970 से लेकर 1971 में, ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें वीट की एरिया के अकॉर्डिंग भी तो ये ज़्यादा अच्छी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छी इस ईयर में प्रोडक्शन हुई है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी प्लानिंग के लिए हम देख सकते हैं कि भाई आने वाले सालों में हमें अगर जो काम हमने इस एरिया पे किए थे, जो हमने इसकी हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, हम वो फैक्टर्स अपनाएंगे ताकि हमारे जो बाकी एरियाज़ हैं उनकी प्रोडक्शन भी सही हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट, हम डिफरेंट कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस हद तक ज़्यादा हुई है, कैसे कम हुई है, और ताकि हम आने वाली चीज़ों में
एक इम्प्लीमेंट कर सकें उन चीज़ों को जिन चीज़ों की वजह से कम हुई है प्रोडक्शन, या जिन चीज़ों की वजह से कम ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट एनालिसिस अगर आपने देखे हो तो आप न्यूज़ पे भी देखते हैं, आपको चार्ट्स के थ्रू बताया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें चीज़ों को, और आपको समझ आ जाए कि आप एक ही दफ़ा देखें और आपको समझ आ जाए कि भाई ये क्या चार्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू कि एक पूरी की पूरी शीट आपके पास है डाटे की और आप उसको पढ़ें और समझें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है कि ये हमारे पास एक इफेक्टिव टेक्निक है जब हमने एक ही बार को दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड करना हो, यानी कि कंपोनेंट बनाने हो उसके। आपने एक टोटल है आपका, एक आपका सब टोटल है, आपने उस सब टोटल में बताना है, यानी कि फॉर एग्जांपल 100% आपके पास, ठीक है, 100% को जो है आपने डिवाइड किया हुआ कितनी चीज़ों पे, यानी कि आप देख रहे हैं कि आप घर में कितना खर्च कर रहे हैं, आप बाहर कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 100% जो आपकी इनकम है उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो अब जब आपने उसको बताना है एक दिन में आप कितना खर्च कर रहे हैं या एक साल में आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो आप इजीली उसको कंपोनेंट बार चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, अब उसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, और डिफरेंट तरीके से उसकी डायग्राम को प्यारा बना सकते हैं ताकि आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो। अब इस कंपोनेंट बार चार्ट को सब डिवाइडेड बार्स भी कहते हैं और स्केचेड चार्ट भी कहते हैं। स्केचेड चार्ट जो है यानी कि स्केच की तरह होता है, ये एसपीएसएस पे मोस्टली यूज होता है। काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है, तो ये कंपोनेंट बार चार्ट है होता है जिसका एक अल्टरनेटिव नाम जो है एसपीएसएस पे यूज होता है। तो इस चार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड बजट है कि यानी कि आपके पास 100 थी की सैलरी थी और आपने कहा कि हमारे ये इनकम जो है मैंने कहाँ कहाँ पर खर्च की। ठीक है, आपने ये देखना है, तो आपने एजुकेशन पे कितनी खर्च की, घर के खर्चों में कितनी खर्च की, उसके अलावा आपने जो है वो डिफरेंट जो कह लें रेंट में कितनी खर्च की, तो ये चीज़ें आप मेजर कर सकती हैं। और आपने इसका कंपैरिजन करना हो, एक ही बार में आपने सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम कहेंगे कि कंपोनेंट बार चार्ट है। अब हम यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे देख लें कि हमारे पास दो फैमिलीज है, एक फैमिली ए और एक फैमिली बी है। अब हमें देखना है कि इन दोनों फैमिली में कंपैरिजन भी करना है और हमें देखना है कि दोनों फैमिली जो है वो कितना खर्चा करती हैं। अब आप ये कह लें कि आपने जिस तरह मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता था कि आप डिफरेंट जो थी मल्टीपल बार्स बना के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते थे, जबकि कंपोनेंट बार चार्ट में क्या है कि आप एक ही बार में डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी प्रोपोर्शन के साथ। अब हमारे पास जो इनकम थी, इनकम के लिहाज से हमने देखा कि क्या किस तरह फैमिली ए जो है तो यहाँ पर देखेंगे वो फूड को 50% जो है उस पर फूड पर स्पेंड करती है। उसके अलावा जो है क्लॉथ जो है क्लास पे 10% करती है, जो हाउस रेंट पे 7.5% करती है, एजुकेशन पे 20% करती है, और अदर नीड्स यानी कि उसकी जो दूसरी ज़रूरियात है उस पर 20.5% करती है। अब दूसरी फैमिली जो है वो 40% फूड पे कर रही है, 20% जो है वो क्लॉथ पे कर रही है, 5% हाउस रेंट पे कर रही है, और 25% जो है एजुकेशन पे कर रही है, और 15% जो है वो अदर नीड्स पे कर रही है। तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ पर कम कर है किसी चीज़ पर स्पेंड, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो आप एक फॉर्म में एक ही चार्ट में सारी की सारी चीज़ों को इजीली देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कंपोनेंट चार्ट। होप सो कि आपको डिफरेंट जो बार चार्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि हम बार चार्ट क्यों यूज़ करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है, इस तरह इसको हम यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बार चार्ट हमें क्या शो करते हैं। मेन मकसद ये था कि आपको एसपीएसएस के एनालिसिस से पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया जाए कि ये एक्चुअली में होते क्या है, क्योंकि एनालिसिस करना आसान होता है, चीज़ों को इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। अगर आपको पता हो कि ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपके लिए डाटा के इंटरप्रिटेशंस करना, डाटा को बताना कि ये क्या आपका डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, वह ईजी होता है। ठीक है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेन मकसद था। तो होप सो कि वो हुआ होगा, और अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी बात जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।